यो व्हाट्सअप बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज की क्लास से हम जो है न्यूमेरिकल्स, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा वाला पार्ट है, जो करने में बहुत मज़ा आता है, जो हम 10th क्लास में भी करते थे। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना, करंट निकालना, ये सारी चीज़ें हम अब देखने वाले हैं। पिछले दो लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट था। तो आज से और इस लेक्चर से आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी बहुत सारे आपके सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए आज से लेक्चर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर देना। साथ ही में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी डीपीपी शेयर होती है और फिर उसका डिस्कशन भी होता है। स्टडी मटेरियल करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी वहाँ पे अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ पे सक्सीड मी की मॉड्यूल जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसमें सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको उसमें मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने लेक्चर 1 और 2 में क्या डिस्कस किया था कि करंट क्या होता है। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर करंट डेंसिटी हमने देखी थी, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते थे। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये हमने जान लिया है। फिर पिछले जो वीडियो है लेक्चर नंबर 2 में, हमने उसमें देखा था कि करंट इन सर्कुलर सिलेंडर जो है या सिलेंड्रिकल कंडक्टर जो है उसमें कैसे फ्लो करता है, और फिर वायर्स में करंट जो है वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टिविटी में देखा था कि टेम्परेचर राइज होता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होती है। इस तरह से हमने देख लिया था। आज से हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी और केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी यूज्ड फॉर द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज थ्रू द बैटरी इज नोन एज ईएमएफ। यानी मोटा मोटा आपको बताऊं तो एक बैटरी में आपको पता होगा सेल के अंदर केमिकल्स भरे हुए होते हैं। ठीक है। तो उन केमिकल्स की मदद से वो बैटरी कितना चार्ज जो है या कितना करंट है वो प्रोड्यूस कर सकती है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस अपॉन क्यू। नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कौन से हो गए? केमिकल एनर्जी, है ना। केमिकल फोर्स जो होंगे बैटरी के अंदर वो हो जाएंगे नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइस टर्मिनल्स। जैसे अगर ये बैटरी है ना, ये बैटरी है, ये प्लस है इस साइड और इस साइड इसका माइनस का है ना। तो ईएमएफ क्या बताएगा कि इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यानी ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये होता है मोटा मोटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, आपको बस ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आगे हम बैटरी और सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और बैटरी और सेल क्या होता है वो आपको पता है कि इट इज अ डिवाइस दैट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स। यानी जैसे एक सर्किट है, मान लो कि इसमें ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये सर्किट है। तो बैटरी और सेल क्या करेगा? इसके अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगा। अब इसकी यूनिट किस में लिखी जाती है, हम इसकी यूनिट देखते हैं। इसकी यूनिट देखो, अब यहाँ पे 10 एम्पियर पर आर लिखा हुआ, यानी 10 एम्पियर का जो करंट है ये 1 आवर तक प्रोवाइड करेगी, कोई अगर बैटरी है ऐसी तो। या फिर 5 एम्पियर का करंट 2 आवर तक प्रोवाइड करेगी, या 2 एम्पियर का करंट 5 आवर तक प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इसकी यूनिट ऐसा हो सकती है ना। चलो, अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। अब आपको पता होगा कि जैसे बैटरी में केमिकल है तो प्योर कोई भी केमिकल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कितना भी प्योर ले लो, वो प्योर परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता। परफेक्ट कंडक्टर क्या? यानी जो सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा दे, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी हमने जो नया टॉपिक है, अब हम बैटरी को जब रिप्रेजेंट करेंगे
तो इस तरह से करेंगे, जैसे ये बैटरी हम अभी तक बनाते थे, अब इसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ई तो क्या हो गया उसका, पोटेंशियल हो गया, और आर क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया है, सिंस द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर नॉट परफेक्ट कंडक्टर्स, दे ऑफन क्रिएट रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, तो वो हमने जो सीखा था अभी के, जो बैटरी है उसके अंदर केमिकल जो होते हैं वो प्योर कंडक्टर होते नहीं है, तो वही क्या होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस तरह का एक बैटरी अगर हमने गैल्वेनिक सेल, या फिर आप जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तब आप इस तरह के बनाओगे कंटेनर्स, उसमें आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे केमिस्ट्री में। तब आप एक पॉजिटिव रॉड डालोगे, एक नेगेटिव एनोड कैथोड डालोगे, और उसके बीच में कुछ सॉल्यूशन फिल करोगे, तो इस तरह से आप उसमें एक्सपेरिमेंट भी करोगे। तो अब आपको नोट क्या करना है कि इफ आइडियल बैटरी दे रखा है, इफ आइडियल बैटरी दे रखा है आपको, तो आपको क्या मानना है कि आर इंटरनल, वो क्या मानना है आपको, जीरो। यानी उसका सर्किट कैसा बनेगा, इस तरह से। ठीक है, और इफ नॉन आइडियल बैटरी, कि बैटरी नॉन आइडियल है, तो आपको उसके साथ में क्या लेना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि आपको पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी दिया हुआ होगा और पोटेंशियल ऑफ बैटरी दिया हुआ होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, आप ऐसे बनाओगे, जैसे मान लो कि इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल दिया हुआ है वी ए, और वी बी के अक्रॉस 10 है ना। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, करंट तो यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो आई आर, है ना, और प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्वेशन बनाओगे, यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यूज दी हुई होगी, एक चीज पूछी होगी, तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, है ना, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि मान लो कि इस तरह से कोई सेटअप है, यहाँ पे पॉजिटिव रॉड है और यहाँ पे नेगेटिव है। अब जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे इसके बीच में, उतना ही केमिकल ज्यादा होगा, और जितना केमिकल ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही अपोज होगा चार्ज के फ्लो का, तो उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी सॉरी, इस तरह से लिखोगे कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, है ना, और जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब मान लो अगर आप यहाँ पे रॉड की जगह पूरी प्लेट डाल देते हो, तो बहुत ज्यादा स्पेस हो गई ना उसके पास, तो उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, फिर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इस तरह से, है ना। तो ये हो गए इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर बोर्ड्स एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो आप क्या बताओगे, ये 4 पॉइंट लिखोगे और इनको एक्सप्लेन कर दोगे, साथ में डायग्राम बना देना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर आपके पास होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जूल इफेक्ट पे। जूल इफेक्ट क्या होता है, देखो जब भी एक कंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो क्या होगा, उससे हीट जनरेट होगी, तो वही है जूल इफेक्ट। जूल इफेक्ट क्या कहता है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर सेट्स अप इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं, एज दे मूव दे कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर आयंस एंड एटम्स इन द कंडक्टर। अब आयंस और एटम्स में जब कोलिजन होगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगी और एनर्जी अपीयर्स एज हीट, है ना। तो यहाँ पे हमने जूल इफेक्ट देखा। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन आई कूलम्ब चार्ज पासेस थ्रू रेजिस्टर ईच सेकेंड, तो कितना चार्ज पास हो रहा है, आई, है ना,
पास जो हर सेकंड जो रजिस्टर में से करंट पास होगा तो हमारे पास हीट कितनी जनरेट होगी, वो होगी Q डेल्टा V के बराबर। ठीक है, अब डेल्टा V क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक है, और Q हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर I कूलम्ब चार्ज पास होता है रेजिस्टर से ईच सेकेंड, तो अकॉर्डिंग टू Q डेल्टा V, है ना, तो हीट रिलीज कितना आ जाएगा, यहाँ पे हीट रिलीज आ जाएगा Q इंटू वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी क्या है, तो हम यहाँ से इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम रेजिस्टेंस लेते हैं तो नेगेटिव का लेते हैं। ठीक है, तो वी बी माइनस आई आर प्लस वी ए। ठीक है, तो अब वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसा ले सकते हैं, इज इक्वल टू वी ए, है ना, इज इक्वल टू वी ए किया तो वी ए कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। देखो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आई आर। ठीक है, तो हीट रिलीज कितनी होगी, क्यू, अब आई चार्ज पास हुआ है तो आई इंटू वी ए माइनस वी बी, तो ये आ गया यहाँ पे आई आर। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, आई स्क्वायर आर, है ना। तो हीट रिलीज का फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर। अब इसी तरह से जब आई कांस्टेंट होगा तो हीट रिलीज कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जब आई कांस्टेंट होगा। अब जब आई वेरिएबल होगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम लिमिट 0 से टी। समझ में आया आपको, कि अगर आई कांस्टेंट है तब तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि हीट रिलीज कितनी है, आई स्क्वायर आर, और कितने टाइम तक हुई है तो टाइम उसमें आ जाएगा, और वेरिएबल है तो आई स्क्वायर आर डी टी, है ना, 0 से टी तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब आगे देखते हैं हम कि वर्किंग ऑफ बैटरी। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, और उससे हम पावर भी निकाल सकते हैं। अब मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, और ये वी ए है, और ये वी बी है। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी अब यहाँ से, आई स्क्वायर आर, है ना, हीट और पावर एक ही चीज हो गई, है ना। और वी ए हमको पता है, वी ए माइनस वी बी, अगर हम मान ले इसको वी कह दें तो हम यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या, हमने पढ़ा था वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आई आर की जगह हम क्या डाल देते हैं, वी, तो आई और वी आई बन गया एक पावर का फॉर्मूला। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, वी आई। और इसी के साथ अगर हम आर को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से, तो एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, या फिर आई, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई को रिप्लेस कर देते तो वी अपॉन आर से, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पावर के फॉर्मूले आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे तीनों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम वर्किंग ऑफ अ बैटरी। अब बैटरी को आप दो तरह से कर सकते हो, एक तो अगर आपने ऐसे सर्किट में लगा दिया जहाँ पे ये एज ए सोर्स वर्क कर रही है ना, कि यहाँ पे लगा दिया और ये बल्ब ग्लो हो गया, और यहाँ पे वापस से कनेक्शन आ गया, तो ये क्या है, डिस्चार्जिंग मोड है। अब यहाँ पे बैटरी यूज हो रही है और बल्ब को ग्रो कर रही है। अब दूसरा केस होता है कि हम बैटरी को कैसे लगा दें, चार्जिंग मोड में। जैसे आप फोन चार्ज करते हो, है ना, तो वो क्या है, चार्जिंग मोड ऑफ बैटरी है। अब ई है और ये स्मॉल ई है ना, तो ये क्या हो गया, चार्जिंग मोड हो गया। अब इसमें क्या होता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मोड में किस तरह से इक्वेशंस बनती है, किस तरह से हम उसको लिखते हैं, तो वो एक बार हम देखते हैं कि जब डिस्चार्जिंग मोड में होगा तो क्या होगा, कि बैटरी पे हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो हमने देखा था कि पावर सप्लाइड बाय बैटरी, अभी हम सीख के आए हैं कि पावर सप्लाइड बाय बैटरी क्या लिख सकते हैं हम, आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, वी आई लिख सकते हैं, या वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि पावर सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू वी आई। अब ये आइडियल केस में है ना, जब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस भी देखेंगे जब वो नॉन आइडियल केस होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पावर सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू ई आई। ठीक है, अब नॉन आइडियल केस की बात करते हैं कि जब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो किस तरह से लिखेंगे पावर सप्लाइड बाय बैटरी, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आपके पास आना चाहिए, तो वी ए माइनस वी बी की पहले तो वैल्यू निकालते हैं, है ना,
फिर उसको क्या रखेंगे, वी आई होता है ना, तो आई तो हमको पता पड़ जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे आई जा रहा है तो वी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन में हम जो रेजिस्टेंस में लिखते हैं, तो हमने क्या सीखा था कि वी बी किस तरह से लिखेंगे, अब इसको यहाँ से जंप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप किस तरह से लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ आई आर, आर स्मॉल मानेंगे क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो हम उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जब बैटरी जंप करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे हम उसको पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू वी ए। अब वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, एप्साइलन माइनस आई आर। तो यहाँ से वी कितना आ गया, एप्साइलन माइनस आई आर इंटू आई, और आई क्या है यहाँ पे, स्मॉल आई कंसिडर किया है, तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी क्या आ जाएगा, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। तो अब देखो, जो पावर बैटरी को सप्लाई करनी चाहिए थी वो क्या थी, ई आई यानी वी आई, आइडियल केस में जो है वो वी आई करनी चाहिए थी, पर जब इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसमें से कुछ पावर क्या है, वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जा रही है। तो यही हमको देखना है कि जब नॉन आइडियल बैटरी, यानी जो भी दुनिया में बैटरीज है वो सारी नॉन आइडियली कंसिडर की जाती है, तो उसमें कुछ पावर लॉस हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर लॉस, है ना, जो जूल इफेक्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, जब वो क्या हो, बैटरी एज अ लोड यानी चार्जिंग मोड में हो, तब नॉन आइडियल बैटरी पे जो कंडीशन लगेगी, पावर सप्लाइड टू बैटरी आएगा यहाँ पे, है ना, पावर सप्लाइड टू बैटरी। तो वो कैसे लिखेंगे, हम फिर से वही करेंगे, वी ए माइनस वी बी हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पावर क्या होता है, वी आई होता है फॉर्मूला, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, वी बी, अब इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं आई करंट आ रहा है, तो वी बी प्लस आई आर, और इधर जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो क्या आ जाएगा, प्लस ई इज इक्वल टू वी ए। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एप्साइलन प्लस आई आर। अब देखना है इसमें क्या होगा, ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी बैटरी। अब हमको पावर सप्लाई टू द बैटरी है उसका, अगर हम उसको चार्ज कर रहे हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी नॉन आइडियल बैटरी है, तो उसमें कितनी पावर देनी पड़ेगी और कितनी एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ेगी वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखो वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस यानी एप्साइलन प्लस आई आर, ठीक है, इनटू आई। अब एक्स्ट्रा पावर कितनी आ रही है अब बताना, प्लस आई स्क्वायर आर, है ना। अब आइडियल बैटरी होती तो हमको इतना ही देना पड़ता, पर नॉन आइडियल बैटरी है तो ये एक्स्ट्रा पावर हमको देनी पड़ेगी, तो ये क्या कहेंगे हम इसको, एक्स्ट्रा पावर टू चार्ज बैटरी, बैटरी, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ बैटरी में हमने दो केस पढ़े, वर्किंग एज ए सोर्स, वर्किंग एज ए लोड। अब ये वाली सारी जो अभी इक्वेशंस बताई है मैंने आपको, आगे आने वाले क्वेश्चंस जो है, क्योंकि अब आप ट्वेल्थ क्लास में आ गए हो, सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना तो आपका आएगा नहीं, है ना, तो रेजिस्टेंस निकाल के उसमें पावर करंट ये सब कैलकुलेट करना आएगा, तो ये सारा फंडामेंटल है ना। अब इस लेक्चर में या आने वाले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लैंप रेटिंग। उससे पहले दो चार नोट है वो आपको अच्छे से देखना है, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो व्हेन बैटरी इज वर्किंग एज अ सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था कि जब उसको सोर्स की तरह हम ट्रीट कर रहे थे और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो वो जो पावर देती है वो एक्चुअल जितना देनी चाहिए उससे कम देती है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन द बैटरी वर्क्स एज लोड पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ, है ना, जितना वो देना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पावर ज्यादा आती है। When the circuit is open, no current flows through the battery. Potential difference equals to the EMF of the battery. जब सर्किट ओपन है तब कुछ नहीं होगा। देखो हाँ, एक चीज और मैं बताता हूँ कि जब ये वाली जो चीजें है ना, ये कि जो पावर है वो ज्यादा आएगी कम आएगी, वो तब आएगी जब ये किसी सर्किट के अंदर है, ठीक है। जब ये ओपन है ना, तो इसका जो ईएमएफ होगा वो एक्चुअल उतना ही होगा जितना बैटरी पे लिखा हुआ है,
ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लैंप रेटिंग की। देखो लैंप रेटिंग में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम कोई बल्ब या जैसे हम मान लीजिए एलईडी बल्ब लेके आते हैं तो उस पर रेट लिखा होता है, कभी आपने देखा हो तो इस तरह से एक वोल्टेज लिखा होता है और एक वॉटेज लिखा होता है कि 10 वोल्ट वॉट का है, 9 वॉट का है, 5 वॉट का है। 0 वॉट के भी बल्ब आते हैं पर 0 वॉट का बल्ब कुछ नहीं होता। ठीक है, 0 वॉट यानी बहुत कम एनर्जी खाता है, तो उसको हम जीरो कह देते हैं। अब आप ही सोचो 0 वॉट का बल्ब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, कि उसमें करंट ही नहीं जा रहा है, ना वो करंट ना कुछ पावर जनरेट कर रहा है। तो 0 वॉट क्या होता है, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी खाने वाले को हम 0 वॉट कह देते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या देखना है कि हम जो वी नॉट का स्क्वायर है, वी नॉट जो है वो क्या करेंगे, हम क्या रिप्रेजेंट करता है वी नॉट, वो होगा रेटेड वोल्टेज। ठीक है, रेटेड वोल्टेज, वी नॉट हम रिप्रेजेंट करेंगे रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज इस केस में क्या है, 220 वोल्ट। ठीक है, और पी नॉट जो है वो क्या है, रेटेड वॉटेज, रेटेड वॉटेज। ठीक है, वॉटेज, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। तो यहाँ पे क्या है, 10 वॉट जो है वो यहाँ पे रेटेड वॉटेज है। अब देखो आगे, अब हमको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। जो क्वेश्चंस आएंगे आपके उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हमको पावर का फॉर्मूला पता है, पावर के फॉर्मूले क्या होता है, वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ से हमको P पता है, V पता है और R निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, P नॉट इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन R, और हमको R निकालना था तो R यहाँ से क्या आ जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन P नॉट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करेंगे, दो बल्ब को सीरीज में लगा देंगे, पैरेलल में लगा देंगे, तो उस पे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे एग्जांपल, a bulb in the series. Let there be two bulbs with designed voltage V naught, but P naught 1 is greater than P naught 2 connected in the series. अब देखो क्या करा है इसने, यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको। तो क्या किया है हमने कि दो बल्ब थे, है ना, दो बल्ब थे, उसको क्या कर दिया, सीरीज में ज्वाइन कर दिया, ऐसे इस तरह से सीरीज में ज्वाइन कर दिया। भी थोड़ा सा सही नहीं बन रहा, है ना। दो बल्ब को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया या सेल से कनेक्ट कर दिया। अब हमको क्या निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है ना। हमको ये भी कैलकुलेट करना है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है, और साथ ही में हमको टोटल पावर जो बैटरी देगी इनको वो निकालना है। मान लेते हैं बैटरी आइडियल है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि पी नॉट वन जो है, हम इसको मान लेते हैं बल्ब वन है और ये बल्ब टू है। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, आर वन कितना आ जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन पी नॉट का अपॉन पी नॉट वन, और आर टू कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन पी नॉट टू। अब हमको पता है पी नॉट वन ज्यादा है तो आर वन क्या होगा, कम होगा। तो आर वन इज लेस देन आर टू, ये हमको पता पड़ गया। अब हमको पी टोटल निकालना है ना, तो पी टोटल निकालो। पी टोटल, पी टोटल क्या आएगा, पी वन प्लस पी टू, वो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। और आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये सीरीज में है तो आर क्या आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू, और आर कितना है यहाँ से, और हम यहाँ से आर लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन वन अपॉन पी नॉट वन प्लस वन अपॉन पी नॉट टू। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर वन अपॉन पी नॉट वन प्लस वन अपॉन पी नॉट टू। अब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर पी नॉट वन इंटू पी नॉट टू अपॉन पी नॉट वन प्लस पी नॉट टू।
ये हो जाएगा हमारा टोटल पावर। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसकी जो पीडीएफ है वो ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो और इसको एक्सेस कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे V जो है ना वो तो क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है ना। V की जगह आप चाहो तो E भी लिख सकते हो। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज क्या हो गया, V। अब अगर इफ V इज इक्वल टू वी नॉट, इफ अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट, पूरा लिख लो, इफ अप्लाइड वोल्टेज वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट, देन तो क्या होगा, 1/P टोटल इज इक्वल टू 1/P01 प्लस 1/P02। समझ में आई बात। यानी बल्ब को अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो उसकी पावर जो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला है उसके फॉर्म में आ जाती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है। क्या नोट करनी है, कि जो P1 होगा, पावर ऑफ वन, वो होगी I² R1, और पावर ऑफ टू होगा वो होगा I²R2। ठीक है। अब आप चाहो तो पीछे से भी कंपेयर कर सकते हो, और अगर आपको पावर निकालनी होगी तो आप डायरेक्ट अब ये वाली चीज फॉलो करोगे, और ये वाला जो फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पावर का अब दो बल्ब आ गए, उसका पावर निकालनी है और सीरीज में ज्वाइन है, तो क्या करोगे, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और आंसर निकाल दोगे। अब बात करते हैं हम कि बल्ब जब पैरेलल में होंगे, फिर से वही बात है, टू बल्ब्स डिजाइंड विद वोल्टेज वी नॉट बट P01 इज ग्रेटर देन P02 कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए, तो पहले हम इसको सर्किट बना लेते हैं। तो इस तरह से आपका सर्किट बनेगा। ठीक है। ये दो बल्ब क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और एक बैटरी है, और ये बल्ब हम इस तरह से बना देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। चलो, और इनका रेजिस्टेंस जो होगा वो किस तरह से ऐड होगा, इस तरह से। चलो, अब इसको मान लेते हैं 1 है और इसको मान लेते हैं 2। तो पिछले वाला ही काम हमको करना है कि सबसे पहले तो हमको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, R इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि अगर वोल्टेज V नॉट है तो और पावर P नॉट है, तो V नॉट स्क्वायर अपॉन P01, ये तो हो गया R1। और R2 क्या हो जाएगा, V नॉट स्क्वायर अपॉन P01। अब यहाँ पे देखो, वही बात है कि P नॉट बड़ा है तो R1 छोटा होगा, तो R1 इज लेस देन R2। कैसे देखा हमने, कि वी नॉट स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है, और P01 और P02 ही तो डिफरेंट है ना। तो R1 क्या हो जाएगा, P01 बड़ा है तो R1 छोटा हो जाएगा, एज कम्पेयर टू P0 छोटा है तो R2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा R1, यहाँ पे आ जाएगा R2। अब टोटल पावर निकालनी है, तो पहले तो हम यहाँ से पावर निकाल लेते हैं। पावर क्या आ जाएगी, P0 इज इक्वल टू VI। ठीक है। और वी आई यहाँ से हम लिख देंगे, इसकी मान लेते बैटरी का एप्सिलॉन है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, या फिर हम इसको लिख देते हैं कि वी आई V² अपॉन आर, है ना, V² अपॉन आर से लिख देते हैं क्योंकि आर हमारे पास है। और आर पैरेलल में क्या होता है, आर पैरेलल में क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन आर, और एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन आर तो 1/R ही हो गया ये, है ना। ये इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इंटू 1/R। और 1/R की वैल्यू हमको पता है, क्या है 1/R की वैल्यू, एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो R1 और R2 की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या था, P0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। तो यहाँ से डालेंगे, तो
R1 की वैल्यू होती है P01/V0 स्क्वायर प्लस P02 अपॉन V0 स्क्वायर। अब V0 स्क्वायर कॉमन ले ले तो E² अपॉन V0 स्क्वायर, और अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया P01 प्लस P02, स्क्वायर नहीं है P02 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से केस लेते हैं कि जो बैटरी है, इफ अप्लाइड वोल्टेज E है ना, अप्लाइड वोल्टेज E इज इक्वल टू V0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर टोटल, है ना, पावर टोटल क्या आ जाएगा P01 प्लस P02। समझ गए, बोलो, समझ में आया? तो अब आपके पास जब भी आपके पास इस तरह का आएगा कि पैरेलल में बल्ब्स कनेक्टेड है और टोटल पावर पूछा है, तो आप सीधा फॉर्मूला बता देना कि P01 प्लस P02 आंसर आएगा। अब इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में करेंगे। एक जो है सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल, वो आपने पढ़ रखा है, तो उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे अगले लेक्चर में, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और उनको बता दो कि टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन करके रख ले, क्योंकि वहाँ पे पहले डीपीपी प्रोवाइड की जाती है और फिर उसका डीपीपी का डिस्कशन होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी बुक हम डिस्कस करें, क्या हम जो सक्सीड बी के मॉड्यूल्स है वही डिस्कस करें, या आपको चाहते हो कि सेंगेज वगैरह के क्वेश्चन भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।